कि एक बार एक जमाई आ गए, सासू के जमाई आ गए, तो सासू ने, उसमें खींच बनता था शाम को, शाम को रोटी बनती नहीं थी हमारे पूरे इलाके में। शाम को क्यों रोटी बनाए तो अनाज ज़्यादा लगता था, और ये जागीरदारी के ज़माने में तो शाम को राबड़ी बनती थी, दिन में सुबह खींच बनता था। रोटी तो थी नहीं बिल्कुल, बहुत नहीं के बराबर, क्योंकि अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना था। खींच बनाने का मतलब है 25% या 20% अनाज से ही पेट भर जाता है खींच से, और राबड़ी बनाओगे तो 10% से ही पेट भर जाता है, 10 या 5% से ही। अनाज बहुत कम खर्च होता है, तो अनाज तो इतना ही मिलता था, जागीरदार सारे लोग ले लेते, तो थोड़ा ही बचता था बेचारों के पास। इतने आज की तरह उन्नत बीज भी नहीं थे उनके पास। तो खींच बना रखा था पावना के लिए। तो उसने कहा भाई पावना आया तो घी डालना पड़ेगा इसमें थोड़ा। गुड़ अगर वो थाग नहीं था वो अलग बात है, घी तो घी का जो बर्तन होता है, छोटा सा पोट होता है ऐसा, इससे थोड़ा अलग तरह का। चूल्हे के पास उसने रखा उसको, तो उसमें घी काफ़ी आधे से ज़्यादा भरा था। तो आसपास का घी जो है पिघल गया, बीच का घी बच गया, आसपास का पिघला हुआ था। तो उसने सोचा कि पिघला हुआ घी है वो इसमें डाल दूंगी खींच में। तो उसने यूं धीरे धीरे पिघला हुआ डाल रही थी, नाप रही थी कि पावना के कितना डालूं कितना नहीं डालूं, यूं कर रही थी। इतने में वो जो बीच में जो घी था वो बिना पिघला हुआ, खींच तो गर्म ही था अंदर, वो सारा ही गिर गया उसमें खींच में। अब उसकी समस्या होगी, गर्म खींच वो हाथ से भी उससे निकला नहीं, मामला अटक गया। अब क्या करे, ये जमाई खा जाएगा सारा घी, इतना घी खाएगा ये, तो मामला तो उसका तो बेटा नहीं। तो उसने अपने बेटों को बुलाना शुरू किया, अरे कान्या, मोहन्या, बहुरिया, हगड़ा ने एवड़ में तो, और कोई मतलब कोई भेड़ों के पास था, कोई कहीं था, एक दूसरे को भगाया कि जाओ उसको भी बुला लो, उसको भी बुला। सभी आकर के बैठ जाएंगे तो ये इस पावना से घी काफ़ी मतलब अपने हिस्से में ले लेंगे। घी तो चला गया है पूरा, ये खाएगा जमाई, ये तो उसका बेटा नहीं। तो ये भी एक कहानी है कि उसने उन लोगों को बुला करके सबको, और उनको साथ बैठाया जिनको कभी साथ नहीं बिठाया जाता था बेचारों को। तो ऐसी एक और घटना छोटी सी कह देता हूँ। और तो ये कहानियाँ मैं कहता रहता था मृत्युबोध के, जो हमारा एक ग्रुप था, तो ये चर्चाएं चल रही थी। संयोग की बात है, हमारे यहाँ ढाडरिया कला में एक बहुत बड़ा मृत्युबोध, बड़ा तो उस समय तो बड़ा नहीं, उन्होंने एक पहले बहुत बड़ा मृत्युबोध कर रखा था, जो शायद इस इलाके का बड़ा मृत्युबोध कहा जाता है। उस जमाने में कहते हैं कि 105 मन दाल, चना दाल, 105 मन चना दाल, 40 और 2 42 क्विंटल चने की दाल, और फिर घी रो, तो या आप अंदाज लगा लो कितनी चीनी वगैरह, उसकी नुक्ति बनाई थी उन्होंने, बूंदियाँ बनाई थी। तो बड़ा 84 गाँवों को तो निमंत्रण दिया ही था, उसके अलावा भी वो एक तरह से खुला निमंत्रण था। तो लोग भी उल्ट गए बहुत बुरी तरह से। हालत ये हो गई कि उनके वो बड़े रईस आदमी थे, पैसे वाली पार्टी थी जाटों में उस जमाने की, आज भी वो बहुत पैसे अरबपति पार्टी है, तो बड़ी पार्टी थी। उन्होंने मृत्युबोध के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने वो मृत्युबोध किया। तो उनके बनियों से, कुचिरा के बनिया और कुछ लोग थे, तो उन्होंने जब लोगों की तादाद देखी गांव के आसपास, गांव ढक गया पूरा। उन्होंने कहा ये तो भोजन तो ख़त्म भी कर सकते हैं, और ख़त्म हो जाने का मतलब इज्जत चली जाएगी, ऐसा हमने सुना कहानी हमारे गांव के जो लोग हैं। तो उन्होंने क्या, वो 3 ट्रकों में माल डाला हुआ था, नुक्ति 3 ट्रकें भरी हुई थी। तो उन्होंने ट्रकों के ऊपर पानी डालना शुरू किया, उसमें पानी और चीनी की चाशनी मिला करके, मीठी करके, और उस नुक्ति के अंदर वो बहुत ज़्यादा मीठा डाला उसमें, ताकि लोग ये ख़त्म नहीं कर दे, कहीं मीठा ज़्यादा रहेगा तो ये खाई नहीं जाएगी। तो इस प्रकार का करना पड़ा, क्योंकि अचानक तो इतनी अब बन नहीं पाएगी, वो तो काफ़ी टाइम में बनी थी पहले, और लोग तो अचानक ही सुबह आना शुरू हुए, जू ही आना शुरू हुए, ज़्यादा दिखाई दिए थे, एकदम उनके पैर छूट गए। तो उनका फिर तो बड़े मृत्युबोधों के कलाकार थे, इतना बड़ा मृत्युबोध किया था, तो उनके
हरदीन राम जी थे मंडा, उनकी पत्नी के पीछे किया था वो मृत्युभोज। अब वो खुद एक्सपायर हुए थे शायद, नहीं बाद में पता नहीं कौन हुआ, ये मैं भूल गया था। उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी एक्सपायर हुई थी, 2 पत्नियां थी शायद, ऐसा मुझे याद है। तो वो और मृत्युभोज कर रहे थे। और वो हमारे मृत्युभोज आंदोलन के बड़े सूत्रधार थे हमारे डॉक्टर अशोक जी चौधरी मेड़ता के, उनके दादी ससुर थे। तो अशोक जी भी आ गए नागौर, और नागौर में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए कि मृत्युभोज ये तो करेंगे ही। और वो उस समय आंदोलन चरम पर था। तो फिर बोले कि भाई कलेक्ट्रेट के सामने धरना दो और आमरण अनशन करो। तो आमरण अनशन किया और धरना दिया। उस धरने के दरमियान यहाँ से एक ग्रुप वहाँ गया कि भाई समझाने के लिए जाते हैं, उनसे बात तो करके आते हैं, चर्चा करके आते हैं। और प्रशासन पर पूरा दबाव बनाया कि प्रशासन को इसे हर हालत में रोकना है। ये ऐसा कुछ हुआ। वहाँ गए, उसमें तो मैं नहीं गया था साथ में, तो हम पीछे बातें कर रहे थे। हम तो यहाँ हम बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो वहाँ से जो लोग आए उन्होंने जो बात की वो बड़ी अजीब है। आप सुनोगे तो बड़ा यूँ लगेगा ये क्या मामला है। क्योंकि सामान्यतः लोग कहते हैं कि ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ना समझ लोग मृत्युभोज करते हैं, ना समझ लोग इसकी पैरवी करते हैं। ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो इसके खिलाफ हैं, ये है वो है, सारी बातें यूँ होती है। और इधर मैं कहता था कि भाई हमें करना पड़ेगा, हमारे को कभी मीठा मिलता ही नहीं है, आप ये मीठे का पहले प्रबंध करो। इनके घर पे कभी हलवा कभी बनाने का रिवाज पैदा करो कि भाई महीने में कम से कम 2 या 3 बार घर पे हलवा बनाना कंपलसरी करो सबके। और इतना हलवा कंपलसरी करो कि पूरे घर वाले उसको खा सकें, लगभग सबको मिल जाए। यूँ नहीं है कि पावड़ा यार पावड़ा खाएगा और बाकी वाले बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं। पूरे घर वालों के नाप का हलवा बनाना शुरू करो, या लापसी कुछ ऐसा बनाओ। अन्यथा तो आप ऐसे ही मृत्युभोज बंद कर रहे हो। और ये इसलिए हमसे खून उठ सक रहे हैं। लोग तो मारने पीटने की बातें कर रहे हैं चारों ओर। कोई कह रहे हैं हड्डियाँ तोड़ देंगे, कोई कह रहे हैं पैर तोड़ देंगे इनके, कोई कुछ कह रहे हैं। तो मामला ज़्यादा गंभीर है। केवल अपन प्रशासन के भरोसे कर रहे हैं, ये अपन चर्चाएं हम कर रहे थे। तभी वहाँ से वो शिष्टमंडल वापस आया वहाँ से। तो वहाँ बैठे थे, मैं यही बातें कर रहा था, ऐसी व्यंग्यात्मक घटना, ये ऐसी मेरे पास कई बातें थी उस ज़माने में। तो बातें कर रहा था। तो वहाँ आए, उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हो, क्या सबको नहीं मिलता? मैंने कहा हाँ सबको ही नहीं मिलता। कि बोले वहाँ पर हरसुख जी पूनिया जो जज थे, रिटायर जज थे, वहाँ उस समय पोस्टिंग थी उनकी, रिटायर नहीं था, अब रिटायर है वो। उस समय वो मजिस्ट्रेट थे, न्यायिक अधिकारी। वो कह रहे थे कि हम गए, हम तो यहाँ से शिष्टमंडल गए हैं तो कैसे खाएगा। और वहाँ अच्छे पकवान बने हुए थे। वो लोग हरसुख जी पूनिया खा करके निकले थे, यूँ बड़े इनको हंस रहे थे कि ये देखो बेवकूफ़ आए या मना करने के लिए। और वो तो पढ़े लिखे आदमी और जानते भी थी, इनके जान पहचान थी। तो बोले कि वो मजिस्ट्रेट है, एक जज है, और वो तो मृत्युभोज के प्रबल समर्थक हैं। और वो तो जम करके खा के आए हैं, और खा करके मतलब बता रहे थे देख लो हम तो खा के आए हैं, तुम ऐसे ही रोते फिरोगे। ये ऐसा उनका भाव था। मतलब जज उनको जब खा के आके देखा हम लोगों ने, और हमने कहा कि यार अशोक जी आप भी यहाँ खाते हो, तो उन्होंने उल्टा मतलब एतराज़ किया, ये बताया उन्होंने। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं जो कहानियाँ कहता हूँ वो अलग है। जैसे मैंने कहा आर्मी मैन, तो वहाँ क्वार्टर में लोग आसपास रहते, अशोक जी के क्वार्टर के आसपास कोई रह नहीं सकता, सामाजिक रिलेशन से हो नहीं सकते किसी के। तो अशोक जी के रिवाज बदले नहीं वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद ही वही राबोड़ीर खाटोर बड़ीर वही मिलते रहे उनको, वहाँ भी वही बना नहीं कभी। और इसलिए ये मौका दे करके इधर निकल आते हैं। बाकी इनको काफ़ी महंगा पड़ता है, या मृत्युभोज खाने के लिए वहाँ से आना पड़ता है इनको। जब नौकरी कहीं दूर करते हैं फिर भी खाना पड़ता है, क्योंकि घर में तो रिवाज नहीं बना, और घर में नहीं रिवाज बना तो खाएंगे ये तो मतलब कि रिवाज चेंज होने के लिए भी लोगों के साथ मिलना बैठना होना जरूरी, दूर से रिवाज वालों, तब रिवाज बदलते हैं। जब मजिस्ट्रेट वगैरह इनके बंगले पे तो इधर दूर से कोई आ ही नहीं सकता, तो रिवाज कैसे बदलेंगे? दूर से मजिस्ट्रेट के हो सकता है मीठा बनता हो, इनके तो घर में वही राबोड़ी रोज। तो ऐसी कुछ मैंने कहानियाँ की। मैं कड़वा भी बोल देता हूँ, वो तो मेरी आदत है, आप जानते ही हो सारे। कुछ कमेंट आ रखे थे, उन पे भी मैं सोच रहा हूँ चर्चा करें, इसमें जो आ रखे थे उन पे।
फिर आप वाले कमेंट भी लेंगे। एक तो रमेश जी को बता रहा है, वो कह रहे हैं शोक सभा में आगंतुकों के लिए भोजन व्यवस्था हमारी संस्कृति है। जो आ रहा है ना शोक प्रकट करने, ये हमारी संस्कृति है। मतलब ये तो क्यों परंपरा है लंबी, तो संस्कृति तो है ही। अब वो विकृति है कि क्या है वो अलग बात है। संस्कार तो हमारे ऐसे हो गए, बुरे संस्कार है तो भी है ही वो तो संस्कृति है, अतिथि परंपरा है। ये बास गांव कांकड़ पट्टी ये सब बंद होना चाहिए। तो यार संस्कृति तो कांकड़ पट्टी की भी है, और जब संस्कृति है तो संस्कृति का पालन तो अच्छी तरीके से करना चाहिए या कम करना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा इनका। संस्कृति तो कांकड़ पट्टी वाली करेंगे। जब आज तो पहले गरीबी में भी करते थे, जब खाने को पेट में अनाज नहीं मिलता था, यह हालत थी, बाहर जाकर के पेट भर के आते थे, रहने को छप्पर नहीं था पूरा, फिर भी करते थे। तो अब क्यों नहीं करें कांकड़ पट्टी? ये इनकी बात कुछ विरोधाभासी सी है। अक्काराम जी मेरा कहते हैं भोजन जरूर कराना चाहिए, लेकिन सिर्फ दाल रोटी। अरे अक्काराम जी दाल रोटी तो कराएं, पर ये मैं कहता हूँ कि भाई महीने में 2-3 बार कम से कम घर पे मीठा, अकारण मीठा बनाने का रिवाज पैदा करना पड़ेगा। कुछ लोग तो उपवास ही इसलिए करते हैं कि उपवास करूँगा तो मुझे लापसी या मीठे चावल बनाए जाएंगे, और घी डाला जाएगा और चीनी भी डाली जाएगी, गुड़ भी डाला जाएगा, मीठा मिलेगा। उपवास नहीं करता है, जब उपवास करता है उसको अलग से दोपहर में गर्म भोजन करके और थोड़ा मीठा और उसके अलग, बाकी बिना उपवास वाला वो अलग खा रहा है, वो ठंडी बासी भी खा रहा है बेचारा। तो उपवास वाले के लिए अलग, तो इसलिए इस लालच में उपवास करते हैं कई लोग, मैंने ये भी देखा है। अब है भाई ये जाट है सार है, इन्होंने तो 2-3 कमेंट किए हैं। कांकड़ पट्टी अगर बंद नहीं होंगे तो फिर मौसर हर हालत में बंद नहीं होंगे, क्योंकि फिर लोग ऐसा कहकर उस आदमी ने या जाट ने कांकड़ या पट्टी, जाट कांकड़ करते हैं, दूसरे वाले न्यात और कई नाम है अलग अलग, जाट और मेघवाल तो कांकड़ पट्टी ऐसा कुछ करते हैं। बाकी वाले कुछ लोग न्यात के नाम से करते हैं, कुछ कैसे ही करते हैं। और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का पैमाना बड़ा होता है, हालांकि मृत्यु बहुत तो करीब करीब छोटा बड़ा तो सभी को लगभग करना पड़ रहा है, इनका पैमाना बड़ा होता है। आर्थिक स्थिति भले डाउन हो, इनका पैमाना बहुत बड़ा होता है। मृत्यु बहुत का औकात से ऊपर का होता है। तुम क्या मौसर भी, तो कांकड़ पट्टी जो की भी किया है तो तुम क्या मौसर भी नहीं कर सकते? तुम क्या इतने मुर्दे हो? ऐसा ताना मारेंगे और इस प्रकार से उसे मजबूरन मौसर करना पड़ेगा। हाँ ताने वाने तो मारेंगे, देखो सब मिलता ही नहीं है, तो कभी कभार मिलता है, वो भी नहीं करते हो तो मामला गड़बड़ है ना। इसी प्रकार बेनीवाल साहब, यूआर बेनीवाल साहब कह रहे हैं कि मृत्यु बोध की हमने पिछड़ा वर्ग में जब लिया तो उसमें कई, देखो पिछड़ा वर्ग में लिया तो उसमें कई थी, जैसे एक तो नाता प्रथा है इन जातियों में, तो ये जातियाँ पिछड़ी है भाई, विधवा विवाह होते हैं। जो पिछड़ी जातियाँ नहीं है उनमें विधवा विवाह नहीं, प्रचलन नहीं था, तो विधवा विवाह बिल्कुल इजीली हो जाते हैं, आराम से करते हैं ना। ऐसे कई और भी कारण थे, उसमें मृत्यु भोज भी एक पॉइंट था कि ये मृत्यु भोज करते हैं, और मृत्यु भोज इनके लिए कंपलसरी है। मृत्यु भोज बड़े चाव से करते हैं, मृत्यु भोज के लिए जी जान लगा देते हैं करने के लिए। बाकी जो बड़ी जाति वाले वो जी जान नहीं लगाते मृत्यु भोज में, वो हिसाब का थोड़ा बहुत कर देते हैं, ये जी जान लगा, इसलिए ये ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ा वर्ग में ये बात मानी हुई। अब यूआर साहब कह रहे हैं कि अभी भी जो अभी एक बन रहा है 2-3 से कि ज़रूरतमंद फ्री राशन देना है, उसकी एक सर्वे हो रहा है राजस्थान में। उस सर्वे में क्या किया ये यूआर साहब कह रहे हैं, उसमें मृत्युबोध करने वालों को भी शामिल करना चाहिए। भाई मृत्युबोध करते हैं इसका मतलब ये लोग पिछड़ा है, तो इनको भी सर्वे में फ्री राशन वालों में शामिल कर देना चाहिए। उसमें बड़ी विसंगति है गजब की, उसमें किसानों को बिल्कुल नहीं लिया कि किसान वालों को ऐसे कुछ और तरह के काम वाले, चाहे वो लघु सीमांत किसान हो, जबकि मंदिरों के पुजारियों को लिया है राजस्थान सरकार ने। मंदिरों के पुजारियों को लिया, दूसरे पुजारियों ने लिया, गुरुद्वारे या मस्जिदों के जो धर्म काम कर्म करते उनको नहीं, मंदिरों के पुजारियों को उसमें माना है कि ये इनको जरूरत रहेगी, इनको देना चाहिए। ये बड़ा गजब का भेदभाव है। और ये चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, मंदिरों के पुजारी सबके लिए पूजनीय है, मस्जिदों वाले है कि नहीं है मुझे पता नहीं। आपने देखा कमलनाथ जी ने लेटर दिया, भाई अभी कौन है वो, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
उनको, कमल पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि पंडितों के पुजारी, मंदिरों के पुजारियों के लिए जल्दी से जल्दी कोई राहत दो इनको और इनके राशन का प्रबंध करो। उन्होंने लेटर दिया है अपना, क्यों वो तो अब कुर्सी पर नहीं है, लॉकडाउन के बाद में तो वो मंदिरों की उनको चिंता होने लगी पुजारियों की, और इन्होंने रात पैकेज तो हाथ स्वीकृत कर दिया उनके कहने से। ये तो देखो दोनों तरफ से यही मामला है पूरा। तो अब मृत्युबोध करने वालों की कौन चिंता करेगा, वो अलग बात है। चौधरी परमाराम जी किरडोलिया गोगोर कहते हैं, गुरुजी ये झिम्मकड़ तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक शीशी पूजन इनके वहाँ जैसे जारी है। शीशी यही है, हरिद्वार से जो पानी लाते हैं शीशी, या कोई कुछ लोग एक डांगड़ी लाते थे वहाँ से चुटिया ब्राह्मण को देने, यहाँ के ब्राह्मण को देने, कुछ लोग उसे डांगड़ी रात कहते हैं, कुछ शीशी कहते हैं, कुछ गंगा जल का पूजन कहते हैं। तो ये पूजन की फिक्स रेट 5100 रुपये कर दो, और खाली पातल में जब तक 5100 रुपये नहीं डाले तब तक उसको खिलाओ मत, तब ये लोग मानेंगे, नहीं तो जिमकड़ मानेंगे नहीं। मतलब इन बहुत नाराज है जिमकड़ों पर। चांदी के जूत के बिना बुद्धि का आगमन असंभव है। हाँ, भंवरलाल जी डी पवार कहते हैं, सर इनका ये इलाज है कि इन्हें कहा जाए कि खर्चा कम से कम करो, बाकी इतना जल्दी बदलाव नहीं आएगा। मतलब ये थोड़े निराश हो गए हैं भंवरलाल जी। देखो निराशा नहीं होनी चाहिए, आशा भी जरूरी है। मैं तो यूं ही कई तरह की बातें करता रहूँगा, आप लोग जागरूक हो, हिम्मत है, ऊर्जा है आप लोगों में, आपको निराश भी नहीं, क्योंकि बदलाव होते तो हैं पर बदलाव करने वालों के प्रयास भी उसमें काम आते हैं जरूर। तो इन्होंने भंवरलाल जी ने आगे बात बदल भी दी वापस, कोई अन्याय नहीं की, किसी की मृत्यु पर मिठाई कोई नहीं खिलाएगा, जो भी मिष्ठान खाना है घर पर खाकर आए। अब घर कर नहीं मिलता है तभी तो बेचारे यहाँ आते हैं, नहीं तो कौन, पैदल जाओ, गाड़ी लेकर जाओ, कितना खर्चा पड़ता है, कितनी ये मेहनत क्यों करनी पड़े अगर घर पे ही मिल जाए तो, फिर तो कौन जाने को चाहे। और कहने को कहते हैं कोई नहीं खाता, जबकि खा के आते हैं सारे के सारे। कोई क्या नहीं खाता है, खाता नहीं है तो फिर इतना बड़े पैमाने पर बनाया क्यों जाता है फिर। अभी भी बड़े बड़े बर्तन हैं वो सारे जिनमें बनाया जाता है। कोई अन्याय नहीं, हाँ ठीक है। जब इसके लिए कानून बना हुआ है तो प्रशासन इस कानून पर अमल क्यों नहीं। अब ये तो अमल, कानून तो समाज के कानून बड़े भारी होते हैं और सबसे ऊंचे वही होते हैं। प्रशासन और सरकारें बहुत छोटी पड़ जाती है समाज के आगे। बीरा राजस्थानी जी भी, ये भी नाराज हैं इनसे। ये कह रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था में मकराना में से चिकने पत्थर भिजवा दूं, गिद्ध बोझ वालों को कह दो कि अपने मुंह का नाप भेज दो। ये क्या पत्थर कटिंग का काम करते हैं। ये शायद मकराना आ गए हैं, पहले तो हरियाणा में फंसे हुए थे लॉकडाउन में, तो ये इन्होंने अपनी तरफ से ऊपर किया है। नाराज है काफ़ी जिम्मकड़ लोगों पर, इनको गिद्ध बोझ का नाम दे दिया इन्होंने। होकर कनिष्ठ जी कहते हैं कि बिल्कुल उनकी दृष्टि में अन्याय है, उनकी दृष्टि में अन्याय है जब ऐसा तरबतर होकर के पसीने में इतना खा लेते हैं मस्ती से। जो मृत्युबोध को बड़े चाव से खाते हैं, मृत्युबोध बंद करने वालों को वो मौका मिलने पर किसी तरह का बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। गिरधारी सिंह जी करते ही हैं। गिरधारी सिंह जी मेरा कहते हैं मृत्युबोध के लिए दबाव डालने वालों को जूते मारने चाहिए तभी सुधरेंगे। मतलब नाराज़गी तो खूब है, सब बहुत आक्रोश है लोगों में। महेंद्र मेहरिया कहते हैं विकल्प वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, जरूर खाने की एक बार मनवार हो। ये तो पता नहीं क्या कहना, विकल्प भी नहीं होना चाहिए और एक बार मनवार होगा तो फिर खाएंगे वो तो। मनवार भी एक बार करोगे तो इसका मतलब वो कहें खिलाना नहीं चाहते, हाथ पकड़ के ले जाओ जबरदस्ती यहाँ से, कैसे नहीं चलता है। अगर विकल्प होगा तो 15-20 सालों में उसी परिस्थिति में जरूर पहुंच जाएंगे। नेमा शरण कहते हैं वैकल्पिक परिस्थितियां इस प्रकार घड़ी गई है कि समाज के पंच कहे जाने वाले लोग मृत्युबोध और अफीम को अपनी निजी लोभ का स्थायी आधार दे दिया। देखो स्थायी आधार है, एक और ध्यान रखना, निजी लोग बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। और जिन्होंने भी इसको ज़्यादा इनको बारीकी से देखा है उनको काफ़ी चीज़ें मिली है। तो मृत्युबोध जहाँ होता है, जहाँ कोई मर जाता है, वहाँ से लोग जो डोडा वगैरह पड़ा रहता है ना, अफीम वगैरह, उसमें से चाहे जो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, डब्बे और भरे पड़ते हैं, उनमें से लेकर के अपनी जेब भर लो भले ही, या पॉलीथीन की थैली में डाल लो। और यूँ कोई कह नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। और ज़्यादा ही कोई थोड़ा संकालू है तो वो लेते वक्त यही कहेगा घर में किसी को जुकाम लग गया इसलिए लेते रहो। तो जितना जी चाहे ले लो, रोक नहीं सकता घर का मालिक। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और ये
ढाणियों के इलाके में तो मुझे पता नहीं, हमारे तो पुराने ज़माने में, अब तो नहीं होता इतना। तो पहले तो क्या होता था, एक घर बाड़े आसपास हैं सबके, तो ऊपर से भरे हुए बर्तन बर्तन मिलते नहीं थे पूरे वापस, नुक्ती के हलवे के भरे हुए इधर उधर दूर से बाड़ों में घरों में पहुंचा दिए जाते थे। रात के अंधेरे में लोग इधर उधर भी कर देते थे, ये भोजन बना हुआ भाई। और ये क्या अच्छा, मैंने ये भी देखा है, चाय की थैली ये पड़े रहते हैं ना चाय बना, वहाँ से चाय की थैली को जेब में डाल कर घर ले जाओ, कोई बोल नहीं सकते, क्यों घर वाले तो वहाँ नज़र भी तो नहीं रख सकते इन चीज़ों की। बिल्कुल घर वालों के लिए तो बिल्कुल नीची गर्दन रखो और चुपचाप जैसा हो रहा है चुप, कुछ नहीं बोलना है। अभी आपका मुंह खून से भरा हुआ है, जैसे कि उन्होंने खून कर दिया अपने बाप का या माँ का, इस प्रकार उनको सारा ऐसा दबाव बना हुआ रहता पूरा, कि बोलोगे नहीं बिगड़ जाएगा सारा मामला, लोग नाराज़ होकर भाग जाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहना है, जितना होता है होने दो। मतलब घर ऐसे हो जाता है जैसे घर उनका है ही नहीं। घर के अंदर ठेठ भंडार गृह में, रसोई में कोई भी आता है जाता है, जैसे ये कोई सार्वजनिक स्थल हो, घर के ठेठ अंदर तक लोग बैठे मिलते हैं, क्या कर रहे हो गया, इलायची खोज रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, चाहे जहाँ निकल जाते हैं घुस जाते हैं, कोई कहने वाला नहीं उनको। एक आदमी मरते ही इतनी यह हालत हो जाती है कि कोई बोल नहीं सकता उनसे कुछ। तो इनका इस तरह याद आ रहा है, इनके निजी लाभ है, इस तरह याद आ रहा है, क्योंकि जैसे अफीम वगैरह 12 दिन नहीं खाते हैं, 2-3 महीने तक रेगुलर आते ही रहते हैं। तो जब तक वो उठ के भाग नहीं जाए वहाँ से, कोई दूसरा बहाना नहीं मिल जाए या कोई त्यौहार नहीं आ जाए, उनको छोड़ते नहीं है। अब ये परंपरा हमारे समाज को मकड़ी के जाले की तरह जकड़ चुकी है। भुक्कड़ है, इन्होंने इसको भुक्कड़ नाम दिया है जीमारा को। भुक्कड़ नहीं, रोटी तो मिलती है इनको, पर वो मीठे वाली बीमारी ज़्यादा लग रही मुझे। और नशेड़ी इस परंपरा को जारी रखने के लिए ये सब ना करने वालों को बेइज्जती करके खुनुस निकालते हैं, बेइज्जती व्रत करते हैं और खुनुस भी निकालते हैं नाराज़गी में। बहुत अच्छा है इनका स्टेटमेंट। सीताराम जी बूढ़े कहते हैं आजकल काफ़ी सामाजिक संगठन ऐलान कर रहे हैं बंद करने का, लगता है कोरोना से कुछ अकल आएगी। अब देखो सब आशा है तो अच्छी बात है। जाट एसआर का और आ गया कमेंट, इन्होंने कहा कि जहाँ पर रिश्तेदार की मृत्यु हुई है वहाँ पर मिलने वाले लोग अपना साधन लेकर सिर्फ 10 मिनट के लिए शोक प्रकट करने जाते हैं, तो खाना खाना ज़रूरी तो है नहीं। और ये प्रथा तो हाँ आजकल मतलब इतने अच्छे अच्छे साधन है 10 मिनट में वापस जा सकते हैं, तो ज़रूरी भी नहीं है ऐसा देखा जाए तो। पर खाना खाना तो जरूरी नहीं, 10 मिनट में जाकर के वापस आ सकता, आराम का मामला है। परंतु पहले के ज़माने में तो हो सकता है लोग पैदल जाते थे, तो उनको कुछ और कुछ खिचड़ा वगैरह, खिचड़ा ही था शुरू में, तो खिचड़ा खिलाया जाता था इनको, कुछ नहीं पेट भरते थे। खिचड़ा भी खिलाना बड़ी भारी बात मानी जाती थी। खिचड़ा और राबड़ी नाम है, पुराने नाम तो राबड़ी है, राबड़ी करूँगा मैं। गाँव वालों को बुला करके आज भी कहते हैं कुछ लोग कि भाई राबड़ी पाओ सबने, मतलब राबड़ी पिलाते थे। फिर खिचड़ा शुरू हुआ, फिर लापसी हो गई गुड़ की, फिर चीनी आई, हलवा हुआ, अब आज तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये प्रथा वैसे भी सरकार की प्रतिबंधित है, अब भी हम सभी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कहा भाई हम सभी ऐसा कर तो रहे मूर्खतापूर्ण, तो हम सभी को सोचना है इस बारे में। सोचना ही नहीं है बल्कि ग्रुप बनाए जावें और पहल करके समाज को आदर्श, मतलब काफ़ी गंभीर है और ये तो बड़े योजनाबद्ध ढंग से करना चाहते हैं। अच्छी बात है, ये तो ऐसी कुछ बातें आज मैंने कर ली। अब मैं सोचता हूँ कि कुछ आपके जो कमेंट आए हैं उन पे भी थोड़ी थोड़ी बात भी होनी चाहिए। आवाज़ तो आ रही होगी, आज आवाज़ ठीक आई है कि नहीं आई है, इसका भी थोड़ा कमेंट कर देना ताकि मुझे पता रहे कि ये ईयरफोन लगाना ठीक है क्या। हाँ ये है, इसका माइक है ना। रिश्तेदारी में कोई करता है उसके भी नहीं जाना चाहिए। हाँ सही बात है। धनखड़ साहब शायद झुंझुनू और उधर से होंगे। हमारे इलाके में धनखड़ थोड़े कम है। 12 दिन के बजाय 5 या 7 दिन करने चाहिए। अब दिन क्या है, यहाँ तो महीनों तक एक छोटा दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है लोगों को, बेचारों को बहुत दिक्कतें हैं। दिन तो जैसे विष्णुयों में बहुत कम दिन होते हैं, पर भोजन का तो कोई वो मृत्यु भोज का पैमाना बहुत बड़ा होता है।
पूरे दिन से दिन, फिर वो बाद में आना जाना लोग छोड़ते नहीं हैं उनके घर पे। ये कुरीति अपने आखिरी सांस ले रही है, ये बात सही है धनखड़ साहब। ये तो मामला तो, क्योंकि शेखावाटी ने तो लगभग इससे निजात पा लिया है और गंगानगर की भी कंडीशन अच्छी है। ये मुख्य रूप से तो मारवाड़ी इसमें फंसा हुआ है पूरी तरह से। आपके अरे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं कमेंट। चलो नीचे करता हूँ। आप मेरे से बात करना, ओम प्रकाश जी मेरिया कहना चाहते हैं कुछ। मूलाराम जल्दी ये प्रथा मिटना बहुत मुश्किल है परिवार में। नहीं नहीं, ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी गुंजाइश बन रही है परिवार में। एक दो सदस्य के न चाहने से कुछ नहीं होता। बहुमत की जीत, बहुमत तो खैर है, ये बात तो सही है। बहुमत तो हो जाए तब तो जीत अपने आप, फिर तो करना ही क्या है, वो तो हो ही जाता है। बहुमत तो अगर खाना छोड़ने वालों का भी काफ़ी अच्छा हो जाए ना, अगर 15% आदमी खाना छोड़ दे अगर मारवाड़ में, तो ये बंद समझो। क्योंकि वो फिर उनको शर्म आएगी, वो बैठने जाएंगे वहाँ पर और कहेंगे हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाते जी। फिर उनकी हालत ख़राब होगी, फिर वो बाता तोड़ी करेंगे, अरे खींचेंगे, अरे क्यों नहीं खाते, अरे ये कोई यार वो करेंगे। फिर पर उनके फिर रोज़ वो शर्मिंदा होना पड़ेगा धीरे धीरे उन लोगों को, ऐसे लोग अगर हो जाएंगे तो। हाँ भाई, किस्तूर जी शुरू ही कहते हैं अधिकांश रिश्तेदार आस पास के होते हैं, शीघ्र आने जाने के संसाधन भी लाते हैं। मेरे विचार से तो खाने का त्याग करना उचित है। कोई खाना चाहे तो उनको घर में रोज़ खाए जाने वाला भोजन कराया जा सकता है। रोज़ खाया जाने वाला में तो वो नाराज़ है, वो कह रहे हैं फिर कोई नहीं आएगा। रोज़ जो घर पे सब्जी रोटी की बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत नाराज़ होते हैं। फिर अंत्येष्टि में क्यों जाए कोई, ऐसा अगर करोगे तो कोई नहीं आएगा। भूखे थोड़ी बैठे हैं, रोज़ घर पे ही मिलती है दाल रोटी, सबके घर पे है रोटी, तो किसके घर पे नहीं है जो वहाँ जाएंगे। बैठे रहना घर वाले अकेले ही, कोई नहीं आएगा। फिर ये तो पूरा नाराज़ है साहब उससे तो वो। हाँ भाई, आत्माराम जी पारिक कह रहे हैं कोई कलंक नहीं है, ऐसे आयोजन में ही हम अपने संपूर्ण समाज व कुटुंब को याद करते हैं। हाँ, इन्होंने कहा भाई ये कलंक नहीं है, आप इसको कलंक मत कहो। संपूर्ण परिवार आ जाता है ऐसे मौके पर, उनको याद कर लिया जाता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं सबको। ये इनका अपना है। संस्कृति वालों ने ही मरा दिया गुरुजी मृत्यु बोध कैलाश जी राव कह रहे। पारिक साहब नेगेटिव विचारधारा के हैं कोई। हाँ भाई, मूलाराम आजकल हमारे बीकानेर में एक नया रिवाज प्रचलन में आ रहा है। कुछ लोग मृत्युबोध के नाम पर मृतक के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, खुद के घर काम पड़ने पर मिठाई नहीं बनाते हैं, लेकिन 12वें दिन बाज़ार से मिठाई लाते हैं। और जब मिठाई बनानी ही नहीं है तो बाज़ार से क्यों, वो कोई बात नहीं, वो बाज़ार से थोड़ी लाते होंगे, या तो कुछ और लोग बच्चे हैं ना अभी खाने वाले, उनके लिए करनी पड़ती होगी। गमी में उदासीन भोजन ही ठीक है, जो आते हैं उनको चाय पानी पिलाकर जीवात्मा के नाम पर राम राम जब माला देकर करावे हैं। कांकड़ पट्टी क्या है पवार साहब, पवन कुमार जी पूछे। कांकड़ पट्टी, कांकड़ का तो मतलब होता है कि सीमावर्ती गांवों को बुलाया जाए, पूरे आमंत्रित किया जाए, जो उस गांव की सीमा लगने वाले गांव, सीमाएं टच करने वाले। और पट्टी का मतलब होता है पट्टी यहाँ कहीं 44 गांव है, कहीं 80 गांव है, कहीं 100 गांव है, कहीं 50 है, कहीं 35 है, कहीं 32 है। इस प्रकार गांवों का समूह है, उन गांवों को, पूरे गांवों को बुलाना पड़ता है। मोहरलाल जी करने कहते देखा देखी गलत है, घर सारू होना चाहिए, इज्जत का सवाल मना कर बुराई को बरकरार रखना निम्न कोटि की मूर्खता है, समय के साथ बंद हो जाएगा। ठीक साहब, अपन सुनते रहेंगे, इन पर ज़्यादा तो क्या है। बहुत ही सराहनीय विचार सर, आपके विचार गहनता से विचार कर रहे हैं। हम सब लोगों को इस पर सोचना होगा, क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ी चुनौती मृत्युबोध है। जब कोई जो किया उसको भूलो और आगे की सुध ले, बीती ताई विचार दे। वाह भाई, किस्तूर जी शिरोई कहते हैं आगे बढ़ो, जो गलतियां हो गई उनको छोड़ो। मैं तो इस पे थोड़ा दृष्टिपात कर रहा हूँ कि ऐसा ऐतिहासिक मामला है हमारा। हाँ, शिवराज सिंह नाम अब याद आ गया मुझे। चोरी छुपे कर रहे हैं, हाँ चोरियाँ करते हैं, मृत्युबोध में आराम से कर सकते हैं। खाने वाले गिद्ध हैं क्या? अब देखो गिद्ध तो इससे क्योंकि गिद्ध एक प्रजाति है जानवरों की जो मरने वाले जानवरों का इंतजार करते हैं, मरते ही वहाँ पर भीड़ लगा देते हैं।
तो इनको भी गिद्ध के तरह गिद्ध का संज्ञा दी है। बलदेव राम जी के जमाने में जो आंदोलन कर रहे थे वो भी इनको गिद्ध कहते थे। और ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया ने भी गिद्ध कहा था कई जगहों पर। ज्ञान प्रकाश जी इसके प्रबल खिलाफ थे और उन्होंने कई भाषण थे बाड़मेर और भोपालगढ़, इन कई इलाकों में, जब बाड़मेर भोपालगढ़ ये जोधपुर बाड़मेर तो ये हमारे सबसे इसमें महत्वपूर्ण है जी मृत्यु भोज के मामले में। मारवाड़ का की रीढ़ है मृत्यु भोज की। रात को घर पर कोई रुके तो घर पे कोई लोग खा रहे हैं तो भोजन जिज लगे रहे हैं बलदाव करने की पहल में, आज नहीं तो कल होगा। हाँ, बाड़मेर के गोदारा जी हैं, बहुत हिम्मत है साहब ओमराज जी की। बाड़मेर में अगर इतनी आशा रखते हैं तो अच्छी बात है। पुरानी बातें थी, अब उस तरफ उधर ध्यान मत दो कीरतुर जी, पुरानी बातों से नाराज हो रहे हैं ना सर। सिस्टम होना चाहिए। मैंने यूं ही चर्चा कर ली बताने के लिए आपको। गुरुजी अच्छा मौका है, प्रयास सार्थक होगा। राम राम साहब, आप माँ देश देने वाले हो, जाट फिड़ोदा जाट फिड़ोदा, आप मान देश देने वाले हो। मूला राम जी मेघवाल, मृत्यु भोज खाना छोड़ना भी मामूली बात नहीं है। कुछ लोग तो हाथ पकड़ कर खींचते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल इच्छा न होने पर ज़्यादातर लोगों को मृत्यु भोज खाना पड़ता है। मृत्यु भोज ऐसा ही चलेगा। हाँ, जानी सी कह रहे हैं। सुभाष जलवानिया, राम राम साहब, ठीक है ठीक है। काफ़ी कमेंट इधर उधर हो गए, बहुत शानदार गुरुजी, राम राम साहब। टाणु सुधारण है वैजी में बेण दो सुभाष जी कह रहे हैं टाणु सुधारण किए भोपालगढ़ में रहते हैं। और नाट सर गारासनी पुराने ज़माने में कहते हैं ये बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा अनाज उठा लेते थे मृत्यु भोज में। बड़ा सबसे ज़्यादा मृत्यु भोज में जहाँ अनाज लगता था उन गाँवों में है इनका गांव। हमारे यहाँ के अड़ोस पड़ोस के हिसाब से देखा जाए तो मुहिम जारी रखो, आज नहीं तो कल वगैरह जी। हमारे गांव में 50 अफीम जी ऐसे हैं जो कांकड़ पट्टी में सीखे हुए हैं, लेकिन अब पागल कुत्तों की तरह इधर उधर मुंह मार रहे हैं। हाँ, ये कांकड़ पट्टी का दोष है। अरे सीख जाते हैं बेचारे, ज़्यादा दिन वहाँ रहते हैं तो। कांकड़ पट्टी क्या है जी? हाँ, ये तो आगे ही बात है। मृत्यु भोज पर जितना विरोध किया जाए उतना कम है गुरुजी, किशन गोपाल जी कह रहे। कांकड़ पट्टी में मृत्यु भोज के अवसर पर 5-10 गाँव लोगों को भोजन कराया जाता है। नहीं, कांकड़ में कम गांव है, पट्टी में तो ज़्यादा है गांव। सही आ रही है आवाज़, एकदम अच्छी आ रही है गुरुजी। तो अच्छा, ये कल से ये रखूँगा और क्या साहब। आप भी बात बहुत सही है। ये त्यौहार का सिस्टम क्या है गुरुजी, बाद में और शुरू कर देते हैं गिद्ध भोज खा के भी, बाद में और शुरू कर देते हैं। हाँ, आजकल होली दिवाली पर और भोजन करना पड़ता है। जिसके घर पे मर गया ना उसको होली दिवाली पर और मीठा भोजन बनाना पड़ता है आने वाले लोगों के लिए। वो उसकी बात कर रहे होंगे शायद। 84 गाँव में जिमाते थे पहले, शिवनारायण जी मेघवाड़ कहते हैं। हाँ, ये मेघवाड़ों में और जाटों में इनमें पट्टी होती थी शायद, और तो पट्टी वाला रिवाज नहीं था। बाकी वाले भी करते थे गांव, तो उनके भी होते थे, वो न्यात या नाम दूसरा था उनका, ऐसा जहाँ तक मुझे याद है। बंटी जी कह रहे हैं साहब आवाज़ आ रही है। कृष्ण गोपाल, आवाज़ ज़ोरदार आ रही है, आवाज़ सही आ रही है सब। हाँ ठीक है, धन्यवाद साहब। अब शुरुआत खिचड़ी से होती है और 12 दिन तक सातों पकवान बन जाते हैं। हाँ, आवाज़ ठीक है। फिर यह कपड़ा ही ले जाते हैं हमारे इधर, दरिया कपड़ा भी ही ले जाते हैं। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं जी, खाना तो किसी को भी नहीं मरने के पीछे। आवाज़ बहुत मधुर है नागौर जिला तो सबसे अग्रणी है मृत्यु भोज में गुरुदेव। नहीं, हमसे भी तेज है साहब। हाँ, जोधपुर को और तो हम देखते हैं तो हमें नीचा देखना पड़ता है, हम छोटे पड़ते हैं उनको देखें तो। और फिर बाड़मेर, लगभग नागौर भी काफ़ी है ऐसे। नागौर में जिला क्या है कि नागौर से इधर हम तो जोधपुर की छाया में थोड़े, उधर थोड़ा हिसाब का डीडवाना और उधर कुछ अमन साइड में थोड़ा उधर फेंकावाटी का असर पड़ रहा है कुछ इलाकों में। नागौर फर्स्ट है तो ठीक है, तो फर्स्ट भी हो सकता है, कोई विचार नहीं। क्योंकि नागौर में थोड़ी
पहले से ही पैदावार थोड़ी ठीक होती थी बाड़मेर के बजाय देखा जाए। इतने बड़े बड़े मृत्यु वो तो वहाँ नहीं हो तो नहीं हो, देखो छोड़ तो दिया खाना लेकिन जबरदस्ती का सामना करना पड़ता, बोलते हैं प्रसाद लेनी पड़ेगी। देख लो सोलंकी जी क्या कह रहे हैं दीपक, मतलब खाना छोड़ना भी बड़ा मुश्किल, क्यों वो लोग जो है वो अपना बहुमत कायम रखना चाहते हैं, वो ऐसे खाना नहीं खाओगे तो फिर उनको अपराध बोध नहीं हो, इसलिए वो बहुत मेहनत करेंगे, खिला के ही छोड़ेंगे, आसानी से निकलने नहीं देंगे। और वो कई दिन तक जब लोग ऐसे निकल के जाएंगे तो फिर उनकी भी हालत खराब होगी। तो ये बड़ा मेहनत का काम है, खाना छोड़ना भी मुश्किल है तो बनाना तो पड़ता ही है। जिनके घर में मर गया वो बेचारा कैसे इनकार करे, उसकी तो क्या औकात है। उसको तो कहते हैं तेरा मरा हुआ है बाप, अभी बोलने के दिन ही नहीं है तेरे, मुंह खून से भरा तेरा अभी। फौजी इस कुरीति को समाप्त करने के पक्ष में हूँ। ये फौजी है क्या? हाँ, श्रवण जी गोतारा फौजी हैं, ये कहते हैं मैं समाप्त के अपने पक्ष में। तो देखो यहाँ जो भी आ रहे हैं करीब करीब पक्ष में, ये दो चार जो विपक्ष की बात कर रहे हैं ना वो यूं ही कर रहे हैं कि मिट नहीं रही है इसलिए कर रहे हैं, बाकी पक्ष में है सभी, ये तो मानते हैं पक्ष में बहुत ज़्यादा है। पर करें क्या, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। वो बहुत बड़ा ग्रुप है उनका, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए डर लगता है। तो इसलिए उनके साथ ही होने में अच्छा फ़ायदा है, उनके साथ ही मिल जाओ और बस ठीक है। छोड़ तो दिया खाना लेकिन ज़बरदस्ती का सामना करता है, बोलते हैं प्रसाद लेनी पड़ेगी, हाँ ठीक है। हम पत्नी पत्नी दोनों ही नहीं खाते, पति पत्नी भी नहीं खाती। महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा डर दबाव होता है सब महिलाओं को। तो मैंने कई बार देखा, चर्चा होती है कि वो साथ में बैठकर खाना भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा रूढ़िवादी है पुरुषों के बजाय। हम परिवार में 2 लोग नहीं खाते हैं, पर जब भविष्य में मेरा खुद का परिवार होगा तो 100% मृत्यु बहुत नहीं खाने वाला। ठीक, अच्छी बात है शिवनारायण जी मेघवाल, ये क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। राजू राम, ब्राह्मणों को जीवने से मतलब है इनकी हालत पतली कर दी कोरोना ने। साहब खुद बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बूढ़िया माने को नहीं। ठीक है, नहीं आपके भाव अच्छे हैं सब। आगे आगे बापड़ो भूखा मरी भगवान के घर। हाँ, यो कहते हैं वो खाएगा क्या जो मरा है, उसको मरे वाले का तो नाम लेते हैं, खाना इनको खुद को है। ये कुरीति है लेकिन सर इस पर प्रतिबंध मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, नहीं देखो मुश्किल तो है ही है, तो हम मानते हैं, परंतु ऐसा है कि बदलाव होगा। इसके साथ साथ आजकल एक और मारवाड़ में फेमस है मृत्युभोज के साथ ही ओडावनी। हाँ ये तो है ना, साथ में ही है, ये तो दोनों मिले हुए हैं। अब जब मृत्युभोज कंपलसरी है, बेचारे को करना पड़ता, तो ओडावनी से तो उसके थोड़ी कमर कम टूटती है। ओडावनी मृत्युभोज बंद करो तो ओडावनी अपना आप बंद ही है। अब लोग उल्टा कर रहे हैं, ओडावनी बंद कर दो। ओडावनी बंद करोगे तो फिर मृत्युभोज वाले की तो मौत आ जाएगी। मृत्युभोज वो बंद कर नहीं पाएगा क्योंकि उसका तो बाप मर गया, वो जाएगा कहाँ? उसके तो चारों ओर लोग आके इकट्ठे हो गए, अब वो उसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। ओडावनी आओ और भले मत आओ। तो हाँ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राजू राम जी काला नहीं करते मृत्युभोज, 100% बहिष्कार करते हैं। खाते तो बिल्कुल ही नहीं है, करते भी लगभग परिवार में अगर पूरा परिवार हो जाए तो ये लोग नहीं करते हैं। ये सब मैंने भी ऐसे कुछ उदाहरण सुने हैं इनके बाबत। सभी समाज में हर बंधुओं से निवेदन है कि इतने ज़्यादा तादाद में ये शब्दांश देखकर आप इग्नोर मत कर देना। बहुत ही सराहनीय विचार से हर कम्युनिटी में से अनेक कुरीतियों पर अंकुश लगाकर कुछ हद तक काफ़ी बड़ा हो सकता है कि इनका ज़्यादा बड़ा इतना कैसे लिख दिया इन्होंने? कुछ हद तक देख रहे आप इग्नोर मत करना, सराहनीय विचार है। हर कम्युनिटी में ऐसी अनेक कुरीतियों पर अंकुश लगाकर कुछ हद तक ही नहीं बल्कि सभी समाजों में प्रत्येक आदमी, प्रत्येक परिवार आज की खुशी के जीवन में व्यापन कर रहा है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ और चाहेगी क्योंकि ग्रामीण परिवेश में लोग बोलते हैं मृत्युभोज से आत्मा को शांति मिलती है, परंतु अगर किसी को सक्षम परिवार को कुछ करना हो तो अनेक प्रकार से कर सकता है। हाँ सही बात है, या आत्मा और सारे बहानेबाजी सब चीज़ें साथ में चलती है जिसके वृक्षारोपण करना, धर्मशाला निर्माण,
ये भी अगर कंपलसरी, जैसे अभी बरसिंह सर वाला मैंने सुना है, अभी निर्णय लिया उन्होंने कोरोना में, वो कह रहे हैं 21 पेड़ लगाने ज़रूरी है मरने वाले के। अब लगाने, खैर वो लगा के चल जाएगा, बाकी उनकी देखभाल करना। और पेड़ लगाने में उन्होंने शर्त रखी है कि रास्तों पर, तालाब में या बगीचों में, कुछ ऐसी जगहों पर सार्वजनिक तो है काफ़ी, वो तो अच्छा ही है, ज़्यादा वो नुकसानदेह नहीं है। कुछ लोग हिम्मत होगी तो उनके झाड़ी वगैरह सारा करेंगे, और जो गरीब होंगे लगा करके 21 लगा दिए, दूर से दिन भी चले जाएंगे, तो अगर है तो वो ठीक ही है सर। बाकी धर्मशाला निर्माण अगर ऐसी दबाव होंगे तो फिर ये तो महंगे पड़ जाएंगे कहीं, और ये ज़रूरी होना नहीं चाहिए कोई भी चीज़। चबूतरा निर्माण, ये चबूतरा कहाँ पर, कुछ लोग तो मृतक के वहाँ पर चबूतरे बनाते हैं, वो तो बहुत गड़बड़ मामला है। सामूहिक यज्ञ करवाना, यज्ञ करना तो सबसे गंदा काम है जी। यज्ञ में तो अनाज, खाने की चीज़ें, घी जलाया जाता है। एक तो देखो, जिस बच्चे का दूध था बेचारे का, उसका दूध तो उसको बच्चे से छीन लिया हमने, फिर उसका घी निकाला और घी को जला रहे हैं, जबकि वो दूध और घी बना था उस बच्चे के लिए। जो माँ के दूध प्रकृति देती है तो बच्चे के लिए देती है, तुम्हारे जलाने के लिए नहीं देती है। ये बहुत गंदा काम है यज्ञ करने वाला। तो घी को जला देते हैं, तिल को जला देते हैं, सरसों को जला देते हैं, खाद्य पदार्थ जलाते हैं जो खाने के लिए काम आने चाहिए लोगों के, तो जला, उसको आग के हवाले कर देते हैं। सराहनीय परिवार गुरुजी, भगवान जी पालियाल नारवा। समाज के पंच और जो नशेड़ी लोग हैं वो तो इसके सबसे बड़ी वजह है साहब। दीपक जी सोलंकी, छोड़ तो दिया साहब खाना, जबरदस्ती का सामना करना पड़ता है, कोई बात नहीं। मृत्युबोध एक कलंक है, इस फोटो को गौर से देखिए। बहुत से लोग क्या, दरअसल इनके पिताजी की मृत्यु के बाद गांव के पंचों ने मिलकर जबरदस्ती मृत्युबोध करवाया। अजी वो फोटो तो हमें दिखता नहीं है, कौन सा फोटो है। मजबूरन मृतक के परिवार वालों ने गहने बेचकर पंचों को, लोगों को गांव में अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए खर्च किया। 10-12 दिन तक पंचों और गांव के लोगों ने डोडा, अफीम, चाय, तंबाकू मज़े लूटे। सोचे जिस परिवार का सदस्य दिन भर खून पसीने की कमाई करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी। हाँ, ये तो विसंगति तो ये है ही सभी को। हाँ, अच्छी बात है आपने प्रकाश डाला। नारवा में पुरोहितों में बिल्कुल मृत्युबोध बंद है। नहीं, ये सब तो खैर वो तो पता चल जाएगा। कान सिंह जी कह रहे हैं बिल्कुल बंद है, तो एक आदमी कितने रुपए में मर सकता है? कान सिंह जी थोड़ा कैलकुलेशन कर दो, कम से कम मरने के कितने रुपए खर्च होते हैं मरने के बाद? आदमी मर गया, अब तो अंत्येष्टि में अगर कोई लगते हो, जैसे जलाते हो तो कुछ लकड़ियाँ और जो भी है, और या गाड़ते हैं तो गड्ढा खोदना वगैरह, इसके अलावा और कौन सा खर्चा पड़ रहा है? अगर वो खर्चा लाखों में है तो मृत्युबोध है ही, और क्या है वो। तो कितने मरने के कितने रुपए लगते हैं ये देखना है। नारवा में क्या, मैं तो नारवा में आने के बाद बेरा हो गया तो पूछा नहीं, अभी का तो पहले तो बंद नहीं था। लक्ष्मण जी मेघवाल, बहुत अच्छी चर्चा करते हो आप सर्दी। मृत्युबोध उन्मूलन दिशा में शिक्षक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, जरसा जी दुकेश्वर कह रहे। ठीक साहब, सही बात है। पहले दिन मूंग चावल खिचड़ी और बाद में सामान्य भोजन देना। हाँ, ये तो आ गया। मकर संक्रांति को तेरूड़ा बांटना, या हाँ ये बहुत गड़बड़ हो गई हमारे गांव में। अभी बंद किया गांव वालों ने, होली के दूसरे दिन ऐसी कई रिवाज बंद किए हैं, और फिर लॉकडाउन ही हो गया थोड़े दिनों में। और बाकी अच्छा बंद चला है। कपड़ों का लेन देन और कुछ चीज़ें की थी, वो मैंने सुनाई होगी शायद, देखूंगा मैं कहाँ पर मेरे पास वो लिखा हुआ होगा मैटर शायद। उस पर मेरा लाइव तो किसी दूसरे ने चढ़ाया था उस दिन। गुरुजी मेरे को मेरी पत्नी ने छोड़ा दिया, 4 हुआ। कैलाश जी सो कह रहे हैं पत्नी और भी आगे है तो फिर तो रांका और बांका वाली बात हो रही है। मेरे परिवार का गुरु बना हुआ सर, आज भी मैंने मृत्युबोध करने की अपील की है, बंद करने की। हाँ ठीक, बढ़िया बात है सब सोलंकी जी। गुरुजी मेरी पत्नी ने छोड़ा दिया, 4 साल हुआ है। अगर मृत्युबोध अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं आएंगे। हाँ, वो भी जाकड़, और ना ही कोई कहेगा मृत्युबोध करो। जो भी मृत्युबोध करता है वो अपनी मन से करता है। अब मन से क्या करता है, वो तो करता तो बिना मन से तो कैसे करेगा? मन से ही करना पड़ेगा। रहना यहाँ अगर रहना है तो करना पड़ेगा, जिंदा है तो करना पड़ेगा। मर जा या तो खुद ही मर जा पहले।
रामनारायण जी चौधरी, मृत्युबोध उन्हीं समाजों में होता है जो दूसरों को कहने पर चलते हैं, यानी मृत्युबोध मूर्खता की निशानी है। जो मूर्खों की श्रेणी में रहना चाहते हो वो मृत्युबोध करे। सुभाष जी विष्णु इराड, लेकिन हिम्मत कौन करे, कौन शेर को पकड़े और कौन दांत देखे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी विष्णु जी, बात तो सही है, हिम्मत अब कुछ लोग कर रहे हैं तो देखो। ये गिरी जी कह रहे हैं वारे ठोकरा हुआ, जय भीम, घर के अंदर औरत रोती है और बाहर बैठ, और रोती नहीं है बेचारी को, खिलाया नहीं जाता उसको, उसको उसको राबड़ी पिलाई जाती है बिना नमक की, उसको कुछ भी नहीं करना, उसको तो उठने भी नहीं दे, उठने में भी 2-3 औरतें इधर उधर खड़ी होकर के उठाती है ऐसे, मतलब वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रहे, चारों ओर से पकड़े रखते हैं उसको, पैरों पर खड़ी नहीं होने देते ढंग से, जैसे संभाल कर रखते हैं उसको पूरा। अन्यथा वो तो क्यों, वो अगर उसको छोड़ देंगे तो इधर उधर चलने लग जाएगी, फिर चलने लगेगी तो फिर तो आप सांत्वना कैसे प्रकट करोगे उसके सामने। ठीक है मित्रों, काफ़ी लंबा सेशन हुआ है मेरे हिसाब से शायद। धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया, और अब कमेंट तो कुछ रह गए होंगे, ठीक चर्चा हो गई है काफ़ी अच्छी। कई व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों के संबंध में बात हुई है, हो जाती है, ये तो खैर क्या है, सारी सार्वजनिक बातें थी पहले से, और वैसे भी मैं करता आया हूँ। धन्यवाद, आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर शेयर करें, और इसको मैं मेरे YouTube चैनल में भी डाल रहा हूँ। YouTube चैनल में और भी कई मैं शिक्षा से संबंधित चैप्टर भी डाल रहा हूँ। बच्चों को घर बैठे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आजकल 2 कंटेंट मैंने बना दिए हैं, आप देखोगे काफ़ी अच्छी मेहनत की है मैंने इस पे भी। और भी कई चीज़ें मैं YouTube चैनल, मेरा YouTube चैनल है इसी नाम से है, ये आईडी है ना, उसमें थोड़ा ई की मात्रा चेंज है, और मिल जाएगा शायद, आज की मैंने पोस्टें कर रखी है यूट्यूब चैनल की, तो उसको आप सब्सक्राइब करोगे और फिर कुछ लाइक और कमेंट करोगे तो वो फिर मेरी पोस्टें आपके सामने बार बार आने लगेगी। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता है। मैंने भी कुछ लोगों को सब्सक्राइब किया तो उनकी पोस्टें बार बार मेरे सामने आ रही है, और लाइक और कमेंट करने के बाद उनकी सारी पोस्टें ही आने लग जाती है सामने। तो ऐसा आप से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो मेरा यूट्यूब, क्या है कि मेरा पुराना यूट्यूब चैनल गड़बड़ हो गया था किसी कारण से, इस बार मैं थोड़ा सावधानी बरतूंगा कि मैं ऐसी स्थिति नहीं खड़ी करूं कि वो चैनल फिर कोई प्रतिबंधित हो जाए किसी वजह से। आप लोगों का भी सहयोग उसमें ज़रूरी है थोड़ा, कि आप उसमें लाइक कमेंट करें और उसको सब्सक्राइब करें। कल मैंने ये भी दिया था कि यूट्यूब कई बार मेरे पास आता है फ़ोन के, व्हाट्सएप पर वीडियो मंगाते हैं इसके फेसबुक वाले, तो उनके लिए भी मैंने अच्छा एक वीडियो बना के डाला है जिसमें आराम से समझा जा सकता है कि कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है, वह फेसबुक के वीडियो को डाउनलोड करने का तरीका। उसमें मैंने ओपेरा मिनी से बताया था, एक विडमेट और है, उस ऐप से भी किया जा सकता है। ओपेरा मिनी के 2-3 वर्जन है, उनमें तीनों में ये सुविधा है। इसके अलावा भी कोई एक आध हो तो मैंने तो ये 3-4 है, मेरा तो काम अच्छा चल जाता है। और इनमें अगर किसी को आज एक मित्र को समझ में नहीं है तो मैंने 4 ऐप उनको भेजे हैं, और विदमेट का उनका भी 1-2 दिन में मैं बना के भेजूँगा। एंड्रॉयड फ़ोन से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं इसके में। अब धीरे धीरे, जैसे मैं तो क्या है कि इसमें टेक्स्ट की PDF बनाना, PDF में हेडिंग को अलग बड़े अक्षरों में लेना, रियर टेबल्स बनाना, ऑफिस के कई काम अपने इस फ़ोन से कर सकते हैं, वर्ड ऑफिस के भी, और ये बिल्कुल आराम और इजी रहता है। तो ऐसे कुछ काम मैं करता हूँ, और अब उनको समझाने का तरीका भी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे कई काम मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपकी सेवा करूँगा जैसी हो सकेगी मेरे से। हाँ, चैनल का नाम बता दिया ना, शिव नारायण इनानिया ही है नाम तो हिंदी में। और मेरी आज की पोस्ट देख लेना आईडी पे, यूट्यूब की मेरी आज भेजी हुई है, वो देख लेना आप में से ज़्यादातर लोग, ताकि आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि मेरा यूट्यूब चैनल कौन सा है, उसको सब्सक्राइब करना और वो आपका काम है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, और शेयर करना नहीं भूलें आपको ठीक लगे तो। और मैं इसको यहीं समाप्त कर देता हूँ। हाँ, लिंक देखो हिम्मत जी साहब, सभी को समझ में आ गया होगा कि लिंक मेरी आज की इस फेसबुक आईडी पे, आप थोड़ा पीछे जाओगे तो आज मैंने 5
पोस्टें भेजी है यूट्यूब की मेरी पुरानी जो मारवाड़ी रचनाओं की भी है, तो उनको देखोगे तो अपना आप सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट वो सारे हो जाएंगे। फिर आपके सामने मेरी सारी यूट्यूब की, अभी मैंने ये तो अभी खोला ही है यूट्यूब, नया ही चैनल बनाया थोड़े दिनों में, कुछ ही दिनों में। और इसकी भी मैं सीख भी रहा हूँ, इसके संबंध में थोड़ा बहुत जितना सीख सकता हूँ। देखो मेरा अपनी हिसाब से कर रहा हूँ, मातापच्ची तो कर रहा हूँ, क्योंकि आंखें अभी है तब तक आप लोगों से थोड़ा कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है साहब, धन्यवाद।